हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार इंग्लिश एकेडमी पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो है कलरव कक्षा 4 की जो बेसिक शिक्षा परिषद की बुक थी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद यूपीएससी तो हमने वो पूरा खत्म कर लिया था दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश की जो किताब चलती है 6 to 8 में ईवीएस की पर्यावरण की। ठीक है, कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए एक ही किताब चलती है दोस्तों। ठीक है, तो उसको हम जो है दोस्तों पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये इस सेगमेंट की पहली वीडियो है और हो सकता है कि इसके बाद 2 वीडियो और आए और हम इसको 3 वीडियो में खत्म कर देंगे, या हो सकता है 2 ही वीडियो आए, दो ही वीडियो में हम खत्म कर दें। ठीक है, तो ये दोस्तों इसमें हमने बहुत ही मतलब आधा आधा मतलब आधी बुक वो हमने कवर की है। ठीक है, तो कक्षा 6, 7, 8 की ये पर्यावरण की पहली वीडियो है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और चीजों को दोस्तों वो नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पर्यावरण क्लास 6, 7 और 8 यानी कि 6, 7, 8। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण का जन्म कैसे हुआ, ठीक है, कहाँ से ये शब्द आया। तो देखिए, इसकी उत्पत्ति अगर देखें दोस्तों तो ये एक शब्द है जिसका नाम है इन्वायरोनेर। ठीक है, ये एक फ्रेंच शब्द है दोस्तों और इसका अर्थ होता है आसपास। ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें यानी कि डेफिनेशन पर्यावरण की, तो देखिए जो सजीवों को चारों ओर से घेरे हुए है, मतलब ऐसा चीजें, ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट जो हमें और सजीवों को मतलब चारों तरफ से घेरे हुए है। जैसे मान लीजिए आपके जहाँ रहते होंगे आपके वायुमंडल में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको दिखाई देंगी जो आपको चारों तरफ से ढके हुए है। ठीक है, तो वही आपका पर्यावरण का वो सब दोस्तों पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, देखिए पर्यावरण दोस्तों, ठीक है, वो उसका 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो परि और एक है आवरण। परि का मतलब होता है दोस्तों चारों ओर, और आवरण का मतलब घिरा हुआ। ठीक है, तो चारों ओर से जो घिरा हुआ है वही दोस्तों आपका क्या है, पर्यावरण है। ठीक, देखिए अब आगे देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों पर्यावरण के घटक के बारे में। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण को हम 2 घटकों में बांटते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला जो आपका घटक है वो है आपका दोस्तों जैविक घटक, जिसको बायोटिक फैक्टर बोलते हैं, और दूसरा दोस्तों वो अजैविक घटक जिसको एबायोटिक फैक्टर कहा जाता है। जैविक घटक में दोस्तों आपकी सजीव चीजें आती हैं यानी कि लिविंग थिंग्स आते हैं। ठीक है, और वहीं अजैविक घटक के अंतर्गत दोस्तों नॉन लिविंग थिंग्स आती है। ठीक है, यानी कि निर्जीव चीजें। देखिए, जैसे अगर जैविक घटक में बात करें तो पौधे हो गए आपके, जीव जंतु। ठीक है, और वहीं अगर बात करें कि एबायोटिक में यानी कि अजैविक में दोस्तों, तो उसमें हवा हो गई, पानी हो गई, ठीक है, मिट्टी, पर्वत, पहाड़, ठीक है, ये सब चीजें आपकी अजैविक घटक का हिस्सा है। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, पर्यावरण के घटक की अगर विस्तार पूर्वक बात करें, पर्यावरण के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो देखिए एक तो इनको हम 2 घटकों में बांटते हैं दोस्तों, एक तो प्राकृतिक और एक है मानव निर्मित। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण के घटक के हो गए दोस्तों। यहाँ पर्यावरण का प्रकार है दोस्तों, प्रकार। ठीक है, देखिए तो प्राकृतिक में जैसे बात करें तो देखिए प्राकृतिक में आपके जल हो गया, तो जो दोस्तों, ठीक है, जो जल मंडल का हिस्सा है, और थल हो गया यानी कि स्थल, जो स्थल मंडल का हिस्सा है। ठीक है, और सजीव चीजें जो जैव मंडल का हिस्सा है। ठीक है, और देखिए वही बात करें अगर मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में, तो देखिए पार्क जो है दोस्तों, ठीक है, वो मानव ने ही बनाया। पुल हो गए, सड़क हो गए, फसल हो गया, ठीक है, इमारतें हो गई, उद्योग और स्मारक हो गए। ठीक है, ये सब क्या है, ये मानवों के द्वारा निर्मित है यानी कि मैन मेड है, तो इसको मानव निर्मित पर्यावरण के घटक कहे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे धर्म हो गया, ये क्या है, ये इंसानों ने ही बनाया। ठीक है, जातियां हो गई, ठीक है, संस्कृति, ये सब क्या है, इंसानों के द्वारा ही ये सब निर्मित है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए जैसे बात करें कि प्राकृतिक पर्यावरण के जैसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो जैविक एक अजैविक। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक पर्यावरण में 2 चीजें आएंगी, जैसे ये एक जैविक हो गया और एक अजैविक। ठीक है, ये दोनों ही प्राकृतिक में उसमें आती है। देखिए जैसे अब प्राकृतिक में बात करें दोस्तों तो इनके 3 पार्ट हैं। एक तो उत्पादक हो गया,
एक उपभोक्ता और एक अपघटक। ठीक है दोस्तों। अब वही अजैविक की बात करें दोस्तों तो पानी हो गया, ठीक, पर्वत हो गया, पठार, मिट्टी, ताप, प्रकाश। ठीक है। देखिए पर्वत, पानी, पर्वत, जो है पठार, मिट्टी, ताप, प्रकाश। ठीक है। नमी, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। ठीक। तो देखिए ये सब चीजें जो है क्या है दोस्तों, ये सब अजैविक है क्योंकि इनको इंसानों ने थोड़ी ना बनाया है, इसलिए ये प्राकृतिक पर्यावरण के मतलब उसमें आएंगी। जैसे एक तो आपका जैविक आ जाएगा, ठीक, जैविक घटक, और एक दूसरा अजैविक आएगा। जैसे पर्वत, पठार जो है इंसानों ने थोड़ी ना बनाया है। ठीक है। ये तो जो है प्रकृति में ही जो है मतलब प्राकृतिक चीजें है ना, जो है अपने आप जो है इनका जो है निर्माण हुआ है। ठीक है। तो जो चीजें अपने आप बनती हैं, ठीक है, उसमें जो है ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है, तो उसको कृत्रिम नहीं बोला जाएगा, उसको प्राकृतिक कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए जैसे जैविक में अगर बात करें तो इसके तीन पार्ट हो गए दोस्तों। एक तो उत्पादक हो गया, एक उपभोक्ता और एक अपघटक। उत्पादक में अगर बात करें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूसर। उपभोक्ता यानी कि जो जो चीजें उत्पादक उत्पादक जो है सॉरी जो है उपभोक्ता जो है जो उत्पादक पर निर्भर रहता है उसको जो है कंज्यूमर कहा जाता है, यानी कि उपभोक्ता। जैसे आप लोग हो गए थे, इंसान हो गया, ठीक, जीव जंतु हो गए जो मतलब जो है शाकाहारी चीजों पर जो निर्भर रहते हैं। ठीक है। तो वो उपभोक्ता हो गए। ठीक। आप जैसे बाजार से कुछ अपने लिए कपड़ा लेकर आते हैं, ठीक, तो आप क्या है, कंज्यूम कर रहे हैं उस चीजों को। ठीक है। तो आप क्या है, आप कंज्यूमर हैं। ठीक। और अपघटक, अपघटक क्या होता है दोस्तों, जो है अपघटक जो है उपभोक्ता को सड़ा गलाकर नष्ट कर देते हैं, उसी को अपघटक कहा जाता है, डिकम्पोजर। ठीक है। तो प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया और डिकम्पोजर हो गया। ये सब क्या है दोस्तों, ये तीनों जो है जैविक जो है घटक का हिस्सा है। ठीक है। जैसे बात करें उत्पादक में तो पेड़ पौधे हो गए, जो प्लैंकटन होता है दोस्तों, ये भी उत्पादक के श्रेणी में आता है। ये छोटे छोटे जो है बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है। वैसे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जो तो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं ये। और शैवाल भी इसी में आता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो उत्पादक में वही चीजें आएंगी जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाती है, तो वो सारी चीजें उत्पादक के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। तो शैवाल क्या होता है दोस्तों, ये भी प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है। उपभोक्ता की बात करें तो जैसे जीव जंतु हो गए, शेर, बाघ, ठीक, बहुत सारे पशु पक्षी, ठीक, इंसान भी इसी का हिस्सा है। आप घटक की बात करें तो जैसे फंगस हो गया दोस्तों, ठीक है, सड़े गले चीजों पर ही उगता है, ठीक, उसको सड़ा गला कर नष्ट कर देता है। बैक्टीरिया हो गया दोस्तों, ठीक, ग्रीन एल्गा हो गया, ठीक। तो ये सब चीजें, ठीक है। तो देखिए अब जैसे एबायोटिक में दोस्तों जैसे प्रकाश का नमी, आर्द्रता हो गई, ठीक, ह्यूमिडिटी, वर्षा, नदियां, खनिज, चट्टान, ये सब आती हैं, ठीक, जिसको जो है इंसानों ने नहीं बनाया, वो अजैविक में आएगा। ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है कि निम्न में कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है। ठीक है। कह रहा है पर्वत, पहाड़, या ए और बी दोनों, या सड़कें। ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें कहा है मानव निर्मित। ठीक। तो जो चीजें मानव ने बनाई हैं, क्या पर्वत मानव ने बनाया? नहीं, तो पर्वत आपका नहीं होगा। ठीक। पहाड़ मानव ने नहीं बनाया। ठीक है। तो इसलिए ये और बी ऑप्शन कट गया, क्योंकि तो अब बाकी एक ही बचा। ठीक। तो आपका सड़कें उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे आपको जो है चीजें रिकॉल करनी। ठीक है। अब देखिए पर्यावरण के प्रकार के बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों, कि पर्यावरण के प्रकारों के बारे में। ठीक है। देखिए पहला एक क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है निम्न में कौन सा अपघटक नहीं है दोस्तों। कह रहा है कि कौन सा डिकम्पोजर नहीं है। ठीक। पेड़ पौधे, ठीक, शैवाल, कवक, या नन ऑफ दीज, या कह रहा है ए और बी दोनों। ठीक। अपघटक नहीं पूछा है। देखिए पेड़ पौधे तो भाई ये तो प्रोड्यूसर है, इसलिए ये नहीं होंगे, तो हो सकता है ऑप्शन हो जाए। शैवाल भी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है। लेकिन कवक तो है, इसलिए ऑप्शन जो है कट गया। ठीक। अब कह रहा है नॉट, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधा और शैवाल दोनों है। ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक। इसमें अपघटक नहीं है, तो यानी कि अपघटक नहीं है तो अब दूसरा कोई होगा। तो शैवाल और पेड़ पौधा ये अपघटक नहीं है। ठीक है। बाकी फंगी तो है, फंगस तो है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसको आप फंजाई बोलते हैं, कवक। ठीक है। फंगस उसी को कहा जाता है। देखिए पर्यावरण के प्रकार तो दो प्रकार से है। ऊपर हमने पर्यावरण के घटक के बारे में चर्चा की, अब हम पर्यावरण के जो है पर्यावरण के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इसके दो प्रकार है दोस्तों। देखिए एक तो प्राकृतिक, यानी कि इसी को भौतिक पर्यावरण कहते हैं, और दूसरा है मानव निर्मित, यानी कि इसी को सामाजिक पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। देखिए
अगर प्राकृतिक की बात करें तो इसमें दो आते हैं दोस्तों, एक तो जैविक और एक अजैविक, ठीक है। और मानव में आता है भौतिक और सांस्कृतिक, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, ठीक है। अब जैसे जैविक में आपको ऊपर ही हमने चर्चा कर ली कि जैविक में आपके पादप जंतु आएंगे, ठीक है। अब अजैविक में दोस्तों, अजैविक पर्यावरण का जो उदाहरण है, देखिए उसमें क्या क्या आएगा। उसमें देखिए एक तो स्थल मंडल हो गया, यहाँ स्थल मंडल दो बार हो गया, इसे एक ही बार समझिएगा, ठीक है। एक जल मंडल और एक वायुमंडल, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, अजैविक पर्यावरण का उदाहरण है। अब वही अगर बात कर लिया जाए कि एक जैव मंडल, तो क्या हो जाएगा, वो जैविक पर्यावरण का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सब क्या हो गया, ये जैसे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये क्या है, ये अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं दोस्तों संसाधन के बारे में। अगला जो आपका उसमें चैप्टर दिया हुआ है एससीईआरटी में, वो संसाधन है, यानी कि रिसोर्सेज, ठीक है। तो देखिए हमारे आसपास स्थित हर वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करते हैं, उन्हीं को जो है क्या कहा जाता है दोस्तों, उनको संसाधन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे संसाधन कौन कौन हो सकते, जैसे जल हो गया, ठीक है, पेड़ पौधे, भूमि, हवा, ऊर्जा, ठीक है। ये सब क्या है दोस्तों, ये संसाधन ही तो है, ठीक। जैसे आप कहीं जा रहे हो, गाड़ी वगैरह हो गई, ठीक, ये सब क्या संसाधन के अंदर, पेट्रोलियम वगैरह, ये सब क्या है, संसाधन ही है, ठीक। कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं, ठीक है, जो मानव ने बनाया, जो हमारे काम में आए, ठीक। जैसे हवाई जहाज वगैरह हो गया, ठीक, मोटरसाइकिल, ये सब क्या है, ये मानव निर्मित है, मैन मेड है, ठीक। जल वगैरह क्या हो गया, ये प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए संसाधन में अगर बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए एक तो आपका प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन दोस्तों, ठीक है। प्राकृतिक में जैविक आएगा और अजैविक आएगा, ठीक है। और मानव निर्मित में तो बहुत चीजें आएगी इसे, ठीक है। मानव निर्मित अधिकतर जो है दोस्तों, जो है अजैविक ही होता है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में। जैसे जैसे आपका हो गया जैविक में, तो जैविक में आपका जंतु हो गया, ठीक है, वनस्पति हो गई, ठीक है। अब जैसे आप अजैविकरण के भी दो पार्ट हैं दोस्तों, एक तो नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय को एक और नाम है दोस्तों, इसको कहते हैं गैर परंपरागत संसाधन, ठीक है, या इसी को रिन्यूएबल संसाधन कहा जाता है। गैर परंपरागत दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि जो है बहुत लंबे समय से जो है नहीं, मतलब हमारे जीवन में जो जीवाश्म ईंधन वगैरह जो है ना, वो क्या है, वो परंपरागत है। परंपरागत का मतलब क्या होता है कि जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, ठीक, और एक दिन वो समाप्त हो जाएंगे, उनको परंपरागत कहा जाता है, यानी कि अनवीकरणीय। और जो नवी गैर परंपरागत होते हैं, जो उसका मतलब है कि जो है समाप्त नहीं होंगे। जैसे सौर एनर्जी हो गया, बार बार आप उसको जो है प्रयोग कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को, ठीक है। तो इसी को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। और अनवीकरणीय को दोस्तों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है, ठीक है, यानी कि परंपरागत, जो एक समय के बाद जो है दोस्तों वो नष्ट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो गया, ठीक, ये सब क्या है, परंपरागत है, ठीक। देखिए अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे नवीकरणीय में दोस्तों जैसे आपका हो गया सौर ऊर्जा हो गया, ठीक, खत्म नहीं होगी, पवन ऊर्जा होगी, वायु जल मिट्टी, ये सब क्या है, ये जो है नवीकरणीय संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, बायोमास हो गया दोस्तों, ठीक है, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ये सब क्या है, नवीकरणीय है। और वही बात करें अनवीकरणीय यानी कि परंपरागत में, तो जीवाश्म ईंधन हो गया, डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब क्या है, सब एक दिन समाप्त योग्य है, एक दिन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए तो आप देखा होगा कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज्यादा जो है जोर दिया जा रहा है, सोलर एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है, सरकार तमाम प्रकार की योजनाएं लेकर आ रही है, ठीक, ताकि जो हमारे अनवीकरणीय जो परंपरागत संसाधन है उन पर निर्भरता कम की जा सके, ठीक है दोस्तों। क्योंकि भविष्य जो है ये जो है नवीकरणीय संसाधनों का होने वाला है, ठीक है दोस्तों। और इनसे जो क्या है कि दोस्तों ये जीवाश्म वगैरह जो है ये जब जलते हैं तो ये प्रदूषण भी करते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ता ही जा रहा है। समुद्र का तापमान, मतलब समुद्र का स्तर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक, ग्रीन हाउस गैसें, ये सब इन्हीं के कारण जो है दोस्तों वो पर्यावरण को क्षति पहुंचा रही हैं। जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, खनिज हो गया, प्राकृतिक गैस भी दोस्तों आपका क्या है, परंपरागत है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख
प्राकृतिक संसाधन के बारे में, जैसे सूर्य हो गया दोस्तों। तो सूर्य क्या है दोस्तों, ये क्या है, पृथ्वी पर समस्त जीवन का आधार है सूर्य, ठीक है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। अगर बात करें इसकी उपयोगिता, तो देखिए जल चक्र बनाए रखने में सूर्य मददगार है दोस्तों, ठीक है। वायुमंडल में वायु प्रवाह बनाए रखने में भी जो है अहम रोल प्ले करता है सन, ठीक है। जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करता है, ठीक है। पौधों को भोजन निर्माण करने के लिए ऊर्जा देता है दोस्तों, ठीक है। आपको पता है सूर्य नहीं होगा तो कहाँ से जो है पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो फिर भोजन नहीं मिलेगा, ठीक। और जब वो भोजन नहीं बनाएंगे तो आप लोग कैसे जिंदा रहेंगे, ठीक। तो इसीलिए सूरज जो है बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये एक मतलब उसमें लाइन दिया हुआ था तो मैंने इसमें ऐड कर लिया इस सीआरटी में। देखिए पौधों को भोजन निर्माण करने में ऊर्जा देता है, ठीक है। आपको पता है विटामिन डी सूर्य की रोशनी से ही मिलती है हमें, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं वायु के बारे में। तो गैसीय प्रक्रिया में जो है वायु जो है सहायक है दोस्तों। लेकिन अगर जल की बात करें तो मानव शरीर में 70% भाग जो है जल ही है, सभी को पता है दोस्तों, इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं, देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों खाना पचाने और जल का जो है क्या काम है दोस्तों। और तो देखिए ये क्या है दोस्तों, खाना पचाने और रक्त को तरल बनाने में मदद करता है वाटर, ठीक है दोस्तों। अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में ये मददगार है, ठीक है। तो ये सब जो है रिसोर्सेस हैं, ठीक है, वाटर के काम में। अच्छा बात करें भूमि, भूमि क्या है दोस्तों, ये भी एक रिसोर्स है हमारा, ठीक है। जीवधारियों का निवास स्थान है, ठीक। खेती पाती आप इसी पर करते हैं, ठीक है। अधिकतम जनसंख्या का निवास स्थान भूमि ही है दोस्तों, ठीक है। विश्व की जो अधिकतम जनसंख्या है भूमि पर ही निवास करती है। देखिए अब अगला जो चैप्टर है दोस्तों वो अपशिष्ट उसका जो है निस्तारण है दोस्तों। अपशिष्टों का कैसे निस्तारण किया जाए आपके जो है उसमें अगला चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, अपशिष्ट के बारे में, ठीक है। तो देखिए मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलाप के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। देखिए अपशिष्ट यानी कि कचरे के प्रकार अगर बात करें तो देखिए ठोस कचरा होता है, द्रव कचरा होता है और गैसीय कचरा भी होता है, ठीक है। देखिए ठोस में अगर बात करें तो कांच हो गया, प्लास्टिक, मल मूत्र हो गया, सब्जियों के छिलके वगैरह है, ठीक है। और ये खराब भोजन, ये सब क्या है जो है द्रव अपशिष्ट है। वही बात करें अगर सॉरी ये ठोस अपशिष्ट है, ठीक है। अगर द्रव अपशिष्ट की बात करें दोस्तों तो नाली और सीवर से जो गंदा पानी निकलता है, ठीक, वो हो गया। उद्योगों का जो गंदा पानी, गंदा कचरा होता है लिक्विड फॉर्म में जो निकलता है वो सब जो है द्रव अपशिष्ट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपशिष्ट के प्रकार। अगर हम बात करें अपशिष्ट के प्रकार, ठीक है, तो देखिए अपशिष्ट, देखिए मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलाप के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी, अच्छा ये तो हमने चर्चा कर ली अपशिष्ट, देखिए। अब गैसीय, तीसरा है दोस्तों गैसीय अपशिष्ट, जैसे धुआं वगैरह हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया दोस्तों, ये सब क्या है, सब अपशिष्ट है, ठीक है। देखिए एक जो है उसमें आपके दिया हुआ है भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, जो गैस लीक हुई थी दोस्तों, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी जो है मध्य प्रदेश, मध्य रात्रि 2 से 3 दिसंबर जो है दोस्तों 1984 को, ठीक है। ये MIC निकली थी, MIC, ठीक है। देखिए यहाँ आगे देखिए, यहाँ दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी जो है गैस रिसाव हुआ था दोस्तों मध्य रात्रि 2 से 3 दिसंबर 1984, ठीक है। वो कंपनी थी दोस्तों, अमेरिका की कंपनी थी, उसका नाम था जो है यूनियन कार्बाइड, ठीक है। ये मतलब ये क्या थी, जो है कीटनाशक बनाने की एक कंपनी थी, जो है जो कृषि में प्रयुक्त तमाम प्रकार के कीटनाशक और जो डाले जाते हैं उनको निर्माण करने के लिए कंपनी स्थापित हुई थी मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसी कंपनी में दोस्तों जो है 2 से 3 दिसंबर मध्य रात्रि को 1984 में एक जो है गैस लीक होती है, ठीक है। उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। याद रखना दोस्तों MIC, आप लोग साइनाइड मत पढ़िएगा, ठीक है। इसका अगर फार्मूला कहा जाए तो यह है CH3NC है दोस्तों, NC, ठीक है। अगर आपको यहाँ CN कर दिया जाए तो ये साइनाइड हो गया, लेकिन ये नहीं थी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। NC यानी कि जब आगे N जोड़ दिया जाता है तो वो आइसो बन जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री में ये जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे, ठीक है। तो वो मिथाइल आइसोसाइनेट निकली थी MIC, ठीक है। और राज्य था मध्य प्रदेश, ठीक है। उस समय का जो चेयरमैन था इस कंपनी का, वो उसका नाम था दोस्तों वारेन एंडरसन, ठीक है।
तो जब ये घटना हो गई तो ये देश छोड़ के भाग गया था। ठीक है, इस पे जो है मुकदमा वगैरह फिर चला। ठीक है, और फिर ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों रासायनिक अपशिष्ट के बारे में। जैसे ये एक है डीडीटी है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये एक रासायनिक अपशिष्ट है और ये क्या करता है कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग खेतों में किया जाता है। किसान इसको जो है कीटनाशक के रूप में छिड़काव करते हैं, जिससे जो है दोस्तों क्या होता है कि इस पर अब जो है दोस्तों बैन कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक था, हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। ठीक है, इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो इसका पूरा नाम है दोस्तों डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला मतलब हानिकारक केमिकल था। ठीक है, देखिए प्रमुख प्रदूषक, उनके प्रभाव देखिए। दूसरा है दोस्तों एस्बेस्टस। ये भी एक प्रदूषक है दोस्तों। ये क्या है, छतों तथा घर की छत जो होती है दीवारों में इसका जो है प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मतलब प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देखिए ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता था, मतलब नुकसान पहुंचाता है और इससे एक बीमारी होती है दोस्तों। ठीक है, उसका नाम है एस्बेस्टासिस। ठीक है, यह बीमारी जो है दोस्तों फेफड़े से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मरकरी। मरकरी पारा, ठीक है, जिसका जो है दोस्तों परमाणु क्रमांक अगर बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 80 है दोस्तों, 80। ठीक है, और मरकरी जो है दोस्तों ये ग्रुप यानी कि आवर्त सारणी में अगर बात करें तो ये ग्रुप 12 यानी कि 12 वर्ग 12 का यह तत्व है दोस्तों। और आवर्त 6 आवर्त 6 आवर्त में आता है और ये 12 वर्ग में ये जो है मरकरी का जिक्र है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्या है दोस्तों, तो एक धातु है दोस्तों। ठीक है, मरकरी जो सामान्य ताप पर दोस्तों तरल अवस्था में रहता है यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसकी जब अधिकता हो जाए, ठीक है, अगर ये पानी में घुल जाए और वो पानी कोई आदमी पिए तो उसके अंदर इसकी अधिकता हो जाए तो मिनीमाता रोग हो जाता है दोस्तों, मिनीमाता रोग। ठीक है, इसमें क्या होता है मिनीमाता में कि तंत्रिका संबंधी रोग है, पाचन संबंधी और फेफड़े या गुर्दों को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, तो तंत्रिका को प्रभावित करेगा, पाचन तंत्र को आपको डैमेज कर देगा और फेफड़े गुर्दे को जो है दोस्तों नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, नाइट्रेट सॉरी पारा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जापानी कंपनी है दोस्तों एक चिस्को। कई किताबों में इसको सिस्को भी लिखा हुआ है दोस्तों, सिस्को लिखा हुआ है किसी मतलब बहुत सारी किताबों में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे या तो चिस्को या सिस्को, दोनों आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हुआ था दोस्तों 1950 में जापान में दोस्तों ये कंपनी जो थी, ठीक है, उसने जो है पानी में ये अपशिष्ट मतलब अपशिष्ट समझकर पारे को जो है मिला दिया था, तो वहां का पानी प्रदूषित हो गया था समुद्र में। ठीक है, तो उस पानी की मछलियां भी जो है प्रदूषित हो गई। जाहिर सी बात है अगर पानी में मिलाओगे तो सारे जीव जंतु को जो है नुकसान पहुंचेगा। तो जब उन मछलियों को मनुष्यों ने खाया दोस्तों तो ये जो है उनमें जो है ये बीमारी आपको देखने को मिली। ठीक है, मिनीमाता। तो मिनीमाता सबसे पहले जो है जापान में ही देखने को मिला था। ठीक है, मतलब ये बीमारी वहां देखने को मिली थी। अच्छा, कुछ अन्य जो है विषैले प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो आर्सेनिक जो है एक जो है विषैला वो है जो पानी में पाया जाता है दोस्तों। इससे होता है आर्सेनिकोसिस हो जाता है दोस्तों। ये तो जो है त्वचा रोग और कैंसर जो है का कारक है। ठीक है दोस्तों, एक नाइट्रेट होता है दोस्तों, जब इसकी जल में अधिकता हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है बच्चों में। ठीक है दोस्तों, इसी को एक और नाम है दोस्तों मेट हीमोग्लोबिनेमिया कहा जाता है या इसी को साइनोसिस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये नाइट्रेट की कमी से मतलब नाइट्रेट की जब अधिकता हो जाए जो है पानी में, ठीक है, यानी तो ये बच्चों में हो जाता है दोस्तों। जो है इसमें क्या होती है कि बच्चे की त्वचा नीली पड़ जाती है दोस्तों। ठीक है, इसी को मेट हीमोग्लोबिनेमिया कहते हैं या इसी को साइनोसिस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब आगे बात करते हैं दोस्तों विषैले प्रभाव। जैसे एक है फ्लोरोसिस। ठीक है, तो फ्लोराइड की कमी मतलब फ्लोराइड की जब अधिकता हो जाए शरीर में तो फ्लोरोसिस रोग होता है। ये जो है दोस्तों दांत और हड्डी को मतलब दांत और हड्डी के को जो है प्रभावित करता है। उसको जो है मतलब कह सकते हैं कि क्षय मतलब दांतों का क्षय और हड्डियों का क्षय यानी कि विघटन करने लगता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अपशिष्ट के निपटान के लिए कुछ मतलब 4 चीजें जो है डिसाइड की गई। ठीक है, जैसे 4R की संकल्पना दी गई अपशिष्टों को कम करना या उसके निपटान के लिए। ठीक है, तो इसमें R1 हुआ, R2, R3 और R4। ठीक है, तो R1 क्या है दोस्तों, R1 का मतलब रिफ्यूज यानी कि मना करना, यानी कि प्लास्टिक
और पॉलीथीन से बनी वस्तुओं का जो है उपयोग ना करना, यानी कि बिल्कुल मतलब ना के बराबर, यानी कि बंद बंद कर देना, या तो ना ही करना मतलब ना के बराबर यूज करना, या तो फिर बंद ही कर देना ठोक, ठीक है दोस्तों। तो उसको कहा गया रिफ्यूज। और दूसरा है दोस्तों रीयूज। रीयूज का मतलब सॉरी, दूसरा है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब कम करना, ठीक है, यानी कि कम से कम जो है प्लास्टिक और इन सब वेस्ट को कम से कम करना, ठीक है। और R3 है दोस्तों रीयूज, यानी कि पुनः उपयोग करना, ठीक है, वस्तुओं को पुनः उपयोग में लाना। और R4 है दोस्तों रिसाइकिल, यानी कि पुनः चक्रण, कचरे को पुनः निर्माण के लिए भेजना, यानी कि पुनः चक्रण करना और फिर उससे नई वस्तुएं बनाना, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 संकल्पना आपकी हो गई। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि ठोस अपशिष्ट का निस्तारण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए जो कोई मेडिकल वेस्ट है दोस्तों, ठीक है, तो उसको जो है जलाना, मतलब आपको उसमें लिखा हुआ है किताब में उसको जलाना चाहिए, ठीक है। अगर लेकिन फिर भी किसी नहीं जलाना तो पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सब टायर वगैरह को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है पर्यावरण प्रदूषण होता है और बहुत सारी हानिकारक गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो है हमारे पर्यावरण में जो है वो मिलती रहती है, जिससे जो है बहुत ज्यादा नुकसान होता है पर्यावरण को। तो पॉलीथीन वगैरह को नहीं जलाना चाहिए, ठीक है। जैसे ठोस अपशिष्ट को दोस्तों भूमि भरण के माध्यम से, यानी कि सैनिटरी लैंडफिल के माध्यम से भी कम किया जाता है। जैसे उसको जो है एक ऐसा स्थान शहर के जो है मतलब आउटर में जो है एक ऐसा स्थान जो है मतलब चूज किया जाता है, तो वहां पर जो है कचरे को जो है वहां डंप किया जाता है, ठीक है, गड्ढा वगैरह खोद कर। तो उसी को कहता है ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए सबसे पुरानी और उपयोगी विधि है दोस्तों, ठीक है, भूमि भरण, यानी कि सैनिटरी लैंडफिल। अब बात करते हैं दोस्तों ठोस के बारे में हमने बात कर दी। अब यहाँ है दोस्तों द्रव। द्रव अपशिष्ट का प्रबंधन एवं निस्तारण, ठीक है। अगर मान लें शहरों में द्रवों का कैसे निस्तारण होना चाहिए, तो वहां पर दोस्तों STP यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए, प्लांट, ठीक है, के माध्यम से घरेलू जल को उपचारित करके उसका निस्तारण किया जाता है। वही गांव की बात करें दोस्तों, तो देखिए गांव में अगर बात करें तो वहाँ सॉकपिट बनाया जाता है गंदे जल को उपचारित करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करें गैसीय अपशिष्ट का निस्तारण कैसे किया जाता है, तो गैसीय अपशिष्ट जैसे आप उद्योगों से जो है चिमनी वगैरह जो होती है उनसे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। तो कहा जा रहा है कि उद्योग और ईंट भट्टों की चिमनियों को ऊंचा बनाया जाए, ठीक है, उनमें जो है धूम और छेपक लगाकर उसको जो है अपशिष्ट मतलब को है प्रदूषण को कम किया जा सकता है, ठीक है। घरेलू ईंधन का प्रयोग करके भी प्रदूषण कम होता है, लेकिन ये सबसे इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि LPG से जो है चूल्हे के मुकाबले तो कम प्रदूषण होता है, लेकिन LPG से भी प्रदूषण होता है दोस्तों, क्योंकि ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ठीक है। देखिए अब जैविक कचरे का पुनर्चक्रण करके जो है दोस्तों कंपोस्टिंग तैयार की जाती है। ऐसा भी है, इसको आप जो मतलब जैविक कचरे को भी जो है निपटान कर सकते हैं कंपोस्ट खाद बनाकर, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपशिष्ट जो है अपशिष्ट के निस्तारण के लिए कुछ सरकारी प्रयास किए गए, उनके बारे में बात करते हैं। इधर आप देखते हैं एक तरफ इकाई, एक तरफ उनके काम है, ठीक है। जैसे ग्राम पंचायत, ये ग्राम स्तर पर जो है संस्था होती है, इसका काम क्या है दोस्तों कि नालियों का निर्माण करना, साफ सफाई करना, सार्वजनिक कूड़ा घर, मतलब घूर गड्ढे का निर्माण करना, ठीक है, कुआं तालाब इत्यादि की जो है साफ सफाई करना, ठीक है, ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है ये सब कार्य। सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, तालाब वगैरह का जो है निर्माण करना, पर्यावरण स्वच्छता हेतु जन जागरण अभियान चलाना, ठीक है दोस्तों। तो ये सब इनके जो है कार्य क्षेत्र में आता है। क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत जैसे नालों नालियों का निर्माण करना इनका काम, उनका रख रखाव करना, सार्वजनिक शौचालय घूर गड्ढे का निर्माण करना, ठीक है दोस्तों, उनका रख रखाव करना, ठीक है, ये जो है क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आता है। वहीं बात करें जिला पंचायत, ठीक है, तो सार्वजनिक भूमि पर सीवर लाइन का निर्माण, उनकी साफ सफाई, ठीक है, जलाशयों की साफ सफाई, इनको बढ़ावा देना, नगर पालिका से जुड़े कार्य को देखना जो दोस्तों, ठीक है, धुआं रहित चूल्हे इन सब के प्रयोग को जो है बढ़ावा देना, ये सब जिला पंचायत जो है कार्य है। गोबर गैस प्लांट की स्थापना, ठीक है, और उनकी जो है बायो संयंत्र, इन सब चीजों को देख रेख में जो है ये जो है आपका जो है इनका जिला पंचायत का कार्य है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला जो आपको उसमें दिया हुआ है
पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है, तो अब उसके बारे में देखते हैं। भारत में पंचायत व्यवस्था या इसी को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर बात करें ये किस जो है सूची का विषय दोस्तों, तो देखिए पंचायती स्थानीय स्वशासन जो है दोस्तों वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, और भारत में अगर इसके जनक माने कहे जाए दोस्तों, तो उस समय के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड रिपन। उन्होंने 1882 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसे कहा जाता है जो है इस जो है प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है। ठीक है दोस्तों, और स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है दोस्तों ये लागू कहाँ हुई, तो दो जो है प्रदेश में लागू हुई। एक तो जो है राजस्थान के नागौर में और एक आंध्र प्रदेश में। ठीक है, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में ठीक है लागू हुई। उस समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ये जो है लागू किया था राजस्थान के नागौर में। देखिए अब आंध्र प्रदेश में भी 1959 में ही लागू हो गई थी पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो इन दोनों प्रदेशों में यानी कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 1959 में ठीक है लागू हुई। ठीक है, अब बात करते हैं कि पंचायती राज से संबंधित समितियां कौन कौन सी है दोस्तों, तो देखिए जो पहली बहुत महत्वपूर्ण समिति है वो पहली है दोस्तों जिसका गठन 1957 में हुआ, ये बलवंत राय मेहता समिति है दोस्तों। ठीक है, इसने क्या कहा कि इसको जो है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है इस समिति को। इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी दोस्तों। ठीक है, और मांग इसने की थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की जाए। ठीक है, इन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। ठीक है, देखिए कौन कौन सी दोस्तों, देखिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर यानी कि ब्लॉक या खंड प्रखंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति। ठीक है दोस्तों, और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। ठीक है, अशोक राय मेहता समिति के अनुसार। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों अगली जो समिति है पंचायत समिति से जुड़ी जो है स्थानीय स्वशासन से, वह अशोक मेहता समिति ये 1977-78 में गठित हुई। इसने जो है दोस्तों 2 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था की मांग की थी दोस्तों। ठीक है, इन्होंने कहा कि मंडल, इन्होंने जो है ग्राम स्तर पर नहीं, इन्होंने मंडल पर बात की थी कि मंडल स्तर पर जो है मंडल पंचायत होनी चाहिए जहां की आबादी 15,000 से 20,000 तक हो, वहां पर मंडल स्तर पर पंचायत होनी चाहिए। और जिला स्तर पर जिला जो है परिषद पे इन्होंने बात की थी। ठीक है, अब देखिए कुछ अन्य समितियां हैं दोस्तों पंचायती राज से जुड़ी, उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए एक है दोस्तों तीसरी जो है आपकी LM सिंघवी समिति, इसका गठन 1986 में हुआ था। इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जे की मांग की थी। ठीक है दोस्तों, और न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश भी की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है अगली जो है पीके थुंगन समिति दोस्तों। पीके थुंगन समिति 1983 से 1989 के बीच जो है ये गठित हुई। ठीक है, और अगली है लास्ट जो है सॉरी इसके मतलब 5वीं जो समिति है BN गाडगिल समिति है दोस्तों, ये 1988 में जो है इसका गठन हुआ था। ठीक, तो ये 5 समितियां जो है पंचायती राज व्यवस्था से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब वैसे बात करें दोस्तों, देखिए ग्राम सभा की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है दोस्तों, तो अनुच्छेद 243A में। ठीक है दोस्तों, और पंचायत का गठन की बात कही गई है दोस्तों 243B में। और वहीं अगर बात किया जाए कि पंचायत की संरचना तो 243C में बात कही गई है। ठीक है, ग्राम पंचायत 243A, पंचायत का गठन 243B। ठीक है, और पंचायत की संरचना 243C। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि 4 स्तरीय जो है 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था कहाँ है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यहाँ क्या क्या है दोस्तों, देखिए एक तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, और ब्लॉक स्तर यानी कि खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, ये तो सेम है, लेकिन कुछ इनके जो क्षेत्रीय जो है कार्यालय है वहां पर मतलब क्षेत्रीय जो है वहां पर आंचलिक परिषद होती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। पंचायत अगर पूछे कहाँ नहीं है दोस्तों, तो मेघालय, मिजोरम और मतलब मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में। ठीक है, यहाँ पंचायत नहीं है। उसके स्थान पर दोस्तों यहाँ जनजातीय परिषद होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड, यहाँ पर जनजातीय परिषद है। ठीक, और अगर बात करें दोस्तों की पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी जब 24 अप्रैल आएगा तो आप लोग इसका जो है 2026 का विषय जरूर याद कर लेंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं, अगला जो चैप्टर दिया हुआ है आपके इसमें वो है जल है दोस्तों, जल यानी कि वाटर। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए पृथ्वी पर जो है यहाँ से पृथ्वी पर दोस्तों, पृथ्वी पर समस्त जल का जो भंडार है दोस्तों वो जलमंडल है। ठीक, अधिकतर आपको पता है 97% भाग जो है पृथ्वी का वो वाटर ही है दोस्तों। ठीक है, ठीक, अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए सॉरी 97 नहीं, जो है 97% जो है दोस्तों, मतलब जलमंडल जो है, जलमंडल इसमें अधिकतर जो है जल का प्रतिशत है। ठीक है, आपको पता होगा जैसे 7, आपको पता महासागर है दोस्तों। ठीक है, 5 महासागर आपको पता ही है, नदियां हैं, झीलें, ये सब क्या है, मतलब अधिकतर जो है जो पृथ्वी पर जल का जो भंडार है वो जलमंडल में ही उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पृथ्वी पर जो है दोस्तों जल की क्या उपस्थिति है, क्या स्थिति है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए तो इसको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं दोस्तों। एक तो समुद्री यानी कि खारा जल, हिमनदों का जल और अन्य स्रोत। ठीक है, जैसे समुद्री में जो खारा जल है वो 97% है दोस्तों, हिमनद में 2.4% और अन्य स्रोतों की बात करें तो नदी, झील और तालाब में दोस्तों 0.6%। ठीक है, तो ये मिला के जो है दोस्तों ये संपूर्ण स्थिति है पृथ्वी पर जल की। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं दोस्तों कि पृथ्वी पर जल के स्रोत तो कौन कौन, एक तो धरातलीय स्रोत हो गया, भूमिगत स्रोत हो गया और हिमनद हो गया दोस्तों, ग्लेशियर्स। ठीक है, इन तीनों को अगर मिलाया जाए तो ये जो है पृथ्वी पर जल के स्रोत है। ठीक है, अब बात करते हैं इनका जो है पृथ्वी पर आवंटन कैसा है दोस्तों, जलों का जो है वर्गीकरण है। ये यहाँ से जो है दोस्तों जो एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर बात करें पृथ्वी पर संपूर्ण जल की स्थिति एक तरफ यह है और एक है पृथ्वी पर संपूर्ण शुद्ध जल की स्थिति। तो देखिए अगर बात करें पृथ्वी पर संपूर्ण जल की स्थिति तो इसमें जो है 97% जो है दोस्तों ये समुद्री जल है। समुद्री जल यानी कि खारा पानी है। ठीक, नमकीन यानी कि लवणीय जल है, ये पीने योग्य नहीं है दोस्तों। इसमें जो पीने योग्य है वो 3% है दोस्तों। ठीक है, 3% शुद्ध जल है। अब इस 3% में भी ये सब है दोस्तों, यानी कि पृथ्वी पर संपूर्ण शुद्ध जल की स्थिति यानी कि 3% में भी है। बताइए 3% है सिर्फ, और इसमें हम जो है सिंचाई भी करते हैं, दैनिक जीवन के कार्य भी करते हैं। ठीक है, प्यास भी इसी से बुझाते हैं। और जो है देखिए मतलब इतने लोग पढ़े लिखे भी हैं दोस्तों, उनके यहाँ जो है इतना मतलब क्या कहें कि मतलब किस लेवल की सोच है। मतलब उनके यहाँ टैंक वगैरह जो रखा हुआ है, आप लोगों के घर पे ही देख लीजिएगा। ठीक, पानी यार वेस्ट होता रहता है, कोई वही नहीं, मोटर चला देंगे तो सो जाएंगे भाई। मतलब जैसे कोई है, बताइए 3% है, उसमें हमें जो है अपना सब कुछ देखना है। आने वाले समय में जो है मांग बढ़ती जा रही है। ठीक है, और जो है लोग जो है अब तो आरओ वगैरह भी लगा रहे हैं घर में, आरओ लगा रहे हैं दोस्तों, तो उससे क्या होता है वेस्ट वाटर जो है उसको जो है ऐसे फेंक मतलब नालियों में बह रहा है। ठीक, उसको यूज भी किया जा सकता है। आप उसको बाल्टी में स्टोर करके उसका क्या कर सकते हैं कि आप जो है गमले में डाल सकते हैं या कोई अन्य कार्य में ले सकते हैं। ठीक है, ठीक, अगर टैंक में अब तो इतनी आधुनिक चीजें आ गई है, वहां एक डिवाइस ला के लगा दीजिए, एक अलार्म आता है जिससे आप क्या कहेंगे कि आपका जो जो अगर हर एक घर में ये जो है चीजें डेवलप हो जाए, ठीक, लोग इतना मतलब जागरूक हो जाए तो बहुत सारा हम जो है पानी दैनिक जीवन में बचा सकते हैं। ठीक, और इंसान के बदलने से ही सृष्टि जो है उसका कल्याण है, ये बात आप याद रखिएगा दोस्तों। तो देखिए अब बात करते हैं 3% जल जो है शुद्ध है, इसमें भी है जो है, इसमें अगर बात करें इसमें से जो है दोस्तों 3% में भी 77% आपका ग्लेशियर में है दोस्तों। 11% जो है भूजल यानी कि 80 मीटर 800 मीटर नीचे है दोस्तों। ठीक है, भूजल 800 मीटर 11 मतलब इसमें जो पानी हम जो है धरातल ये जो जल है, ठीक है, जिसको हम जो है दोस्तों नलकूपों से अपना मतलब दैनिक जीवन के कार्य करते हैं, उससे प्यास बुझाते हैं, तो 800 मीटर नीचे है दोस्तों। ठीक है, 11% है वो। ठीक है, 1% झील जो है मतलब झीलों, नदियों, झरनों में पाया जाता है। और ये सब जो स्थिति है, ठीक है, ये जो पूरी स्थिति है, ठीक है, ये जो है ये 3% में है। ठीक है दोस्तों, इतना ये शुद्ध जल में। ठीक, तो आशा करता है कि आपको जो है यहाँ तक ये समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं धरातलीय स्रोत के बारे में, एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए धरातलीय स्रोत में जैसे समुद्र हो गया, तो पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों तथा सागरों में है। समुद्र का जल खारा होने के कारण
पीने योग्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे नदी हो गई, दूसरी तालाब, झीलों, इन सब में भी जो है पानी मतलब है। देखिए, ठीक है, नदी और तालाब और झीलों मीठे पानी जल का स्रोत है। ठीक है दोस्तों, नदी, तालाब और झीलें। ठीक है, और अगर बात करें इनमें जल आता कहाँ से है नदियों में, तो हिमनद, झरना, वर्षा का जल, इन सब में जो है दोस्तों जो है ये जो है स्रोत है नदियों के। ठीक है, अगर बात करें भूमिगत स्रोत, तो धरातल पर पाए जाने वाले जल का भाग रिस रिस कर भूमि के नीचे एकत्र हो जाता है, इसे भूमिगत जो है जल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये अत्यधिक शुद्ध होता है दोस्तों। ठीक है, भूमिगत जल शुद्ध होता है। ठीक है, तभी तो हम पीते हैं इसको। ये कुओं, नलकूपों, हैंडपंपों के द्वारा ये जो है प्राप्त होता है, सभी को पता है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ नोट करके लिखा हो, वर्षा के जल को तालाबों, झीलों, बांधों, खेतों में रोककर भूजल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। वर्षा के जल को इस प्रकार, ठीक है, मतलब इस प्रकार जो है इकट्ठा करना। ठीक है दोस्तों, जल पुनर्भरण यानी कि रिचार्ज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो जल जो वर्षा के जल को हम अगर जो है रोक सकते हैं, ठीक है, वो तो झीलों, तालाबों, बांधों के द्वारा खेतों में आग में मतलब जो रोका जाता है। ठीक है, इन सब क्रियाओं के द्वारा वर्षा के जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, और इस घटना को जल का पुनर्भरण यानी कि रिचार्ज कहा जाता है। ठीक, अब बात करें ग्लेशियर्स में, यानी कि हिमनद में पर्वतीय व ध्रुवीय बर्फों के टीले होते हैं ये दोस्तों, हिमनद। ठीक है, ये जल प्रायः स्वच्छ, मतलब ग्लेशियर्स का जो जल होता है वो स्वच्छ और निर्मल यानी कि मीठा होता है। ठीक है, और आप इसको पी सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के जरिए जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दोस्तों सर्वाधिक ग्लेशियर्स पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब ग्लेशियर जो है दोस्तों वो पिघल रहे हैं, जिससे क्या है कि आपका समुद्र का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, जो नदियां, झील, झरने, ये सब जो है दोस्तों इनमें जो है मतलब ये सब आपका जो है स्रोत है। ठीक है, हिमनद का जो है जल जो है मतलब इनमें आके मिलता है। नदियां, झील, झरने, ये सब जो है मतलब हिमनद का जो वाटर है मतलब जल है वो यहाँ इन सब में आके मिलता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं जल के उपयोग दोस्तों। तो देखिए कृषि में दोस्तों पृथ्वी पर उपयोग होने वाले जल का 70% केवल सिंचाई में जो है दोस्तों वो यूज होता है। सोच सकते हो, 70% जल केवल जो है फार्मिंग में यूज होता है। ठीक है, और घरेलू कार्य में जैसे कपड़ा धोना, बर्तन, ठीक है, इन सब चीजों में भी जल का उपयोग होता है। देखिए अब बात करते हैं जल का औद्योगिकी में क्या उपयोग है दोस्तों। तो देखिए ताप विद्युत संयंत्र में दोस्तों ये जो जल है ये भारी जल का उपयोग किया जाता है, जिसको D2O कहा जाता है। भारी जल यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं इसको। ठीक है, ये ताप विद्युत संयंत्र में भारी जल का उपयोग होता है। और वही बात करें ताप विद्युत संयंत्र में तो भारी जल हो गया, लेकिन अगर बात करें कि नाभिकीय संयंत्र में जल का जो है उपयोग जो है वो शीतलक के रूप में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक, अगर वो एग्जामिनर जो है क्वेश्चन अगर घुमाया तो स्टेटमेंट देकर पूछेगा कि क्या जो है ताप विद्युत संयंत्र में जो है जल का उपयोग शीतलक के रूप में होता है, तो आप बताएंगे नहीं, क्योंकि ताप विद्युत संयंत्र में भारी जल प्रयोग होता है, जबकि नाभिकीय संयंत्र में जल का उपयोग शीतलक के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे। यहाँ हमने क्वेश्चन भी रखा हुआ है, देखिए निम्न में से किस जो है किस संयंत्र में जल का प्रयोग जो है शीतलक के रूप में किया जाता है। तो ताप विद्युत संयंत्र नहीं होगा, राफ्टिंग नहीं होगा, यहाँ राफ्टिंग लिखा हुआ है। ठीक है, और एक और बी दोनों ये भी नहीं होगा, और नाभिकीय संयंत्र यानी कि इसमें। ठीक है दोस्तों, तो शीतलक के रूप में। देखिए राफ्टिंग क्या होता है दोस्तों, तो नाव आपने देखी है, नाव में जो आदमी आगे बैठ के उसको आगे करता है दोनों हाथ से, जो जो क्या एक डंडा होता है दोनों तरफ, उसको जो घुमाता है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है कि नाव आगे उसी से बढ़ती है, तो उसी प्रक्रिया को राफ्टिंग कहते हैं दोस्तों, यानी कि उसको कहते हैं नाव को खेना, नाव खेना कहा जाता है उसको। ठीक है, नौका दौड़ आपने जो है फेमस है जो है केरल वगैरह में, वहां आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए मनोरंजन के कार्यों में भी जो है जल का अहम उपयोग होता है। राफ्टिंग, यहाँ देखिए नाव खेना को राफ्टिंग कहा जाता है। जैसे तैराकी में भी जल वगैरह, वाटर पार्क, झरने, झील, इन सब में जो है दोस्तों मनोरंजन के साधनों के रूप में जो है जल का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं जल संचय और पुनर्भरण।
ठीक है। जल संचय पुनर्भरण, पृथ्वी पर जल की उपलब्धता। देखिए पृथ्वी पर जल जो है दोस्तों वो पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, ठीक है। यानी कि 97% भाग खारा, 3% जो है वो मीठा जल है, ठीक। अगर बात करें 3/4 भाग पृथ्वी पर संपूर्ण जो है मतलब पृथ्वी का संपूर्ण जो है 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इसमें अधिकांश भाग 97% जो है समुद्रों में यानी कि खारा है, ठीक है। वहीं बात करें बर्फ के रूप में भी जो है जल विद्यमान है दोस्तों, तो पर्वतीय चोटियों, हिमनद, ध्रुवों पर बर्फ के रूप में पाया जाता है। भूजल में भूमि के अंदर की जो है उपस्थित है, ठीक है। भूसतही जल भी होता है दोस्तों, भूमि के ऊपर यानी कि जैसे तालाब, नदी, झरना, झीलों आदि का जल जो है दोस्तों ये भूसतही जल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बात करें जल का संचयन एवं पुनर्भरण, तो देखिए अगर जल का प्राकृतिक पुनर्भरण क्या होता है, तो धरती पर जल मीठे पानी का स्रोत है दोस्तों, ठीक है। वर्षा का जल रिस रिस कर धरती के नीचे गहराई में चला जाता है। जल का इस प्रकार अपने आप भूमि के अंदर मतलब जमा हो जाना प्राकृतिक पुनर्भरण कहलाता है दोस्तों, ठीक है। मतलब अपने आप जो है वर्षा का जल जब भूमि के अंदर जाता है तो उसी को प्राकृतिक पुनर्भरण कहा जाता है जल का, ठीक है। कह रहा है यह पुनर्भरण वर्षा जल तालाबों, बांधों, खेतों की सिंचाई आदि से अपने आप होता है दोस्तों, ठीक है। तो यह जो जल है इसका जो पुनर्भरण है वर्षा जल तालाबों, बांधों, खेतों की सिंचाई आदि से अपने आप होता रहता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं जल की आवश्यकता। जल की वर्षा जल संचयन की क्यों आवश्यकता है, ठीक है। तो भूजल भंडारण में वृद्धि करना दोस्तों, जल स्तर में जो गिरावट आ रही है उसके नियंत्रण में जो है जल को हमें जो है उसका संचयन करना चाहिए। जल उपलब्धता को बढ़ाना, ठीक है। भूजल की गुणवत्ता बढ़ाना, ठीक है दोस्तों। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जलापूर्ति करना, ठीक है दोस्तों। पानी का बहाव, सतही बहाव कम करने में भी दोस्तों जल का जो है संचयन आवश्यक है, ठीक। अब आगे देखते हैं संचयन व पुनर्भरण करने की विधियां। तो कृत्रिम जल संचयन की जो विधियां दोस्तों, जैसे जब हम वर्षा जल को भूजल भूमि के नीचे भंडार के रूप में पुनर्भरण करते हैं तो संचयन करते हैं तो इसे कृत्रिम भूजल पुनर्भरण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। हमने ऊपर प्राकृतिक पुनर्भरण का पहले बात की, तो उसमें वर्षा का जल अपने आप जो है रिसके जो है दोस्तों वो इकट्ठा होता है, ठीक। और कृत्रिम पुनर्भरण में क्या होता है कि हम जो है प्रयास करते हैं अपनी तरफ से वर्षा जल को विभिन्न माध्यम से जो है भूमि के अंदर, ठीक है, और छत पर या जो है लान वगैरह में उसको जो है स्टोर करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कुछ जो है कृत्रिम पुनर्भरण की विधियां हैं उसके बारे में हम दोस्तों चर्चा करते हैं। आइए देखिए, कहता है कि कुछ प्रमुख कृत्रिम भूजल पुनर्भरण की विधियां दोस्तों, यहाँ से हो सकता है पूछ ले स्टेटमेंट देखे कि कौन सी विधि जो है कृत्रिम है, कौन सी जो है प्राकृतिक है, ठीक है, संचयन की। तो देखिए पुनर्भरण पिट यानी कि गड्ढे द्वारा यहाँ छत होना चाहिए, छत से प्राप्त वर्षा जल का जो संचयन किया जाता है ये भी है, ठीक है। खाई के द्वारा छत से प्राप्त वर्षा जल का संचयन, ठीक है दोस्तों। तो ये सब क्या है, कृत्रिम पुनर्भरण की विधि है दोस्तों, ठीक है। नलकूप के द्वारा छत से प्राप्त वर्षा जल का संचयन ये भी कृत्रिम में आता है। गली प्लग के द्वारा वर्षा जल का संचयन जो है पहाड़ी इलाकों में किया जाता है, ठीक है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ सब क्या है दोस्तों कि गली प्लग के द्वारा जो वर्षा जल का संचयन किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। गली प्लग क्या होता है, छोटे छोटे नाले नुमा संरचना होती है दोस्तों, ठीक है। कंटूर बांध ये भी जो है कृत्रिम है दोस्तों, ठीक है। इससे जो है वर्षा जल का संचयन होता है। कम वर्षा वाले स्थानों में बहुत ही जो है उपयुक्त विधि है, ठीक है, कंटूर बांध के माध्यम से। अब बात करते हैं दोस्तों, ये भी एक जो है चेक डैम नाला द्वारा जो है कृत्रिम, ये भी है दोस्तों कृत्रिम। चेक डैम यानी कि नाला बांध द्वारा वर्षा जल संचयन किया जाता है। गैबियन बांध के द्वारा संचयन किया जाता है दोस्तों। पुनर्भरण कुओं के द्वारा जो है वर्षा जल का संचयन किया जाता है, ठीक है। ये सब जो है कृत्रिम पुनर्भरण की विधियां दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जल संरक्षण के लिए किए गए सरकारी प्रयास। जल संरक्षण के लिए दोस्तों जो सरकारी प्रयास किए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए अगर बात करें शहरी क्षेत्र में क्या कहा गया कि शहरी क्षेत्र में प्रत्येक 200 वर्ग मीटर वाले भूखंडों में कम से कम एक वर्षा जल संचयन जो है संरचना का उपलब्ध कराना जो है सरकार के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। गांव और तालाब में सभी गांव के तालाब, पोखरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य करवाना, ठीक है, ये सरकार का दायित्व है दोस्तों, ठीक है। जल संग्रहण क्षेत्र 1 वर्ग किलोमीटर से 3 वर्ग किलोमीटर के जल संग्रह क्षेत्र में कम से कम एक चेक डैम का निर्माण करना दोस्तों,
ठीक है दोस्तों। पेयजल और सिंचाई के बारे में बात करें, देखिए सभी पेयजल कुओं के पुनर्भरण संरचना का उपलब्ध कराना। ठीक है, पेयजल वाले कुओं में 200 मीटर या उससे कम कम की दूरी के अंदर सिंचाई के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। और नल मतलब कह रहा है कि पेयजल वाले कुओं और 200 मीटर या उससे कम की दूरी के अंदर सिंचाई के कोई भी साधन जो है मतलब उसको नहीं मतलब मनाही की जाती है कि कोई भी जैसे नलकूप वगैरह, ठीक है, बड़े बड़े हैंडपंप जो है जहाँ पेयजल वाले कुएं हैं उनसे दूरी पर जो है उसका जो है स्थापित होना चाहिए। 200 मीटर या उससे कम की दूरी के अंदर जो है नहीं होना चाहिए, उससे अधिक दूरी पर उनको जो है स्थापित करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि नलकूपों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। 200 मीटर या उससे कम की दूरी अगर कुओं के मतलब पीने वाले कुओं के बगल में कोई अगर सिंचाई के साधन है तो उनको जो है प्रतिबंधित करना चाहिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में देखते हैं। मनुष्य भोजन किए बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना केवल 6 दिन तक ही जीवित रह सकता है दोस्तों। ठीक है, एनसीईआरटी के उसमें आपको लिखा हुआ है। ठीक है, मनुष्य के भार का 70% जल है, सभी को पता है। अगर इफ यानी कि अगर उसके भार में 1% यानी कि जल में 1% कमी हो जाए तो प्यास लगने लगती है दोस्तों। ठीक, और अगर बात करें दोस्तों 5%, अगर 5% की जल की कमी हो तो त्वचा जो है सिकुड़ने लगती है, मुंह सूखने लगता है दोस्तों। ठीक है, और अगर बात करते हैं दोस्तों 15% की अगर कमी हो जाए, अगर हमारे शरीर में 15% जल की कमी हो जाए तो निर्जली के कारण दोस्तों क्या है, मृत्यु हो सकती है। ठीक, निर्जलीकरण के कारण यानी कि डिहाइड्रेशन के कारण जो है मृत्यु हो सकती है। ठीक है, ये जो है आपके उसमें किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, विश्व जल दिवस। ठीक, 2000 विश्व जल दिवस हर बार जो है दोस्तों, हर बार मतलब हर साल जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। और 2026 का जो विषय है दोस्तों, 2026 का वो है शांति के लिए जल, यानी कि वाटर फॉर पीस। ठीक है, थीम है ये 2026 का। अब आगे देखते हैं भारत की राष्ट्रीय जल नीतियां, कुछ बात करते हैं। ठीक है, देखिए भारत की प्रथम जल नीति 1987 में बनी दोस्तों। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के मतलब इसका जो है संचालन करने वाली मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ने जो है ये नीति बनाई। ठीक है, इसमें कहा गया कि जल का सही उपयोग करना। ठीक है, दूसरी जो जल नीति है दोस्तों वो 2002 में बनी, ये भारत की संशोधित जल नीति है। ठीक है, जल को इसमें क्या है आर्थिक संसाधन माना गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो है दोस्तों इसमें जो है दोस्तों क्या हुआ कि इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल किया गया, दूसरी जल नीति 2002 वाली में। ठीक है, जल संरक्षण तथा भूजल पर इसमें जोर दिया गया था। ठीक है, वही बात करें कि जो 1987 मतलब जो 1987 की भारत की प्रथम जल नीति थी उसमें कहा गया, उसमें क्या क्या अहम जो है मतलब चीजें हुई, तो उसमें जल का सही उपयोग करना ये डिसाइड किया गया। सिंचाई और पीने के पानी को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण और जल संरक्षण पर जोर दिया गया। ठीक, राष्ट्रीय जल मतलब भारत की जो प्रथम जल नीति थी 1987 में। ठीक है, और 2002 में प्राइवेट सेक्टर को जो है सम्मिलित किया गया, जल को आर्थिक संसाधन माना गया और जल संरक्षण तथा भूजल पर जोर दिया गया। अच्छा, बात करें दोस्तों, अगर बात करें कि जो भारत की प्रथम जो राष्ट्रीय जल नीति है, इसी को जो है दोस्तों जो ये 2000 ये जो है जो ये जल नीति है, दूसरी जल नीति सन 2000 की, इसी को भारत की प्रथम जो है दोस्तों राष्ट्रीय जल नीति कहा जाता है। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति। ठीक है, सन 2002 वाली को। ठीक है, अब आगे देखिए, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति 2002 के अनुसार कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति 2002 के अनुसार जल को क्या माना गया है, तो उसको दुर्लभ व बहुमूल्य संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन माना गया है। दुर्लभ व बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, राष्ट्रीय जल नीति 2002 के अनुसार जल को माना गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों, याद रखना, इसको याद रखने की ट्रिक है दोस्तों कि 1987 में दोस्तों शुरू हुई, 2 में सुधार और 12 में विस्तार। ठीक है दोस्तों, ठीक, अब आगे देखिए, 1987 में शुरू हुई थी और सन 2000 में इसका
जो है दोस्तों सुधार हुआ और 2012 में इसको जो है विस्तार रूप दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य की जल नीति। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की जल नीति पहली जो है 1999 की थी और दूसरी 2018 में। ठीक है, तो देखिए दूसरी को 2018 में, इसी को संशोधित यानी कि नई जल नीति कहा जाता है और इसी को स्मार्ट जल नीति भी कहा जाता है 2018 वाली को। और इसको बनाने वाली जो संस्था है दोस्तों, ठीक है, जो जल नीति उत्तर प्रदेश में जो निर्माण करने, वो है एक शक्ति विभाग है दोस्तों, और शक्ति विभाग जल शक्ति विभाग है दोस्तों, उत्तर प्रदेश जल शक्ति विभाग और उत्तर प्रदेश जल शक्ति विभाग व उत्तर प्रदेश जल संसाधन विभाग। ठीक है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश की जल नीति को निर्माण करने वाली जो है संस्था है। ठीक, पहली जो संस्था थी दोस्तों उत्तर प्रदेश को 1999 में जो जल नीति में, इसमें सिंचाई व्यवस्था मजबूत करना, इस पर जोर दिया गया। ठीक है, जल संसाधनों का समुचित उपयोग हो, इस पर बात की गई। पीने के पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और बाढ़ तथा सूखे नियंत्रण पर भी इसमें जोर दिया गया। ठीक है, और दूसरी जो जल नीति दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश की दूसरी जल नीति 2018, इसमें IWRM लागू किया गया। ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, IWRM का मतलब फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें ये लागू किया और इसमें कहा गया हर व्यक्ति को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, जल प्रदूषण को रोकना, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करना और फिल्टर वाटर सप्लाई, ये सबकी जो है दोस्तों व्यवस्था करना। ठीक है, देखिए एडाप्टिव इरिगेशन सिस्टम अपनाना। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों राज्य जल नीति में घरेलू आवश्यकताओं और पीने के पानी को जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मिट्टी और वायु। अगला जो आपके चैप्टर है वो मिट्टी और वायु है दोस्तों। तो देखिए मिट्टी, सॉइल। ठीक है, देखिए ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, देखिए मिट्टी में दोस्तों अगर बात करें तो जल का % 25 है, वायु का % 25 है और खनिज 40 से 50% है। ठीक है, और वही जो है जीवांश, ये 5 से 10% है। ठीक है दोस्तों, मिट्टी में ये इनकी जो है मात्रा है, मिट्टी की संरचना। अगर बात करें मिट्टी, तो मिट्टी क्या है दोस्तों, देखिए मिट्टी भूमि की सबसे ऊपरी परत है, मौसम के प्रभाव से विभिन्न प्रकार के चट्टानों से टूटने पर बनती है दोस्तों। ठीक, इसमें अगर बात करें किसकी प्रचुरता है तो जल, ऑक्सीजन, पोषक तत्व। ठीक है, इन सबकी जो है दोस्तों प्रचुरता आपको देखने को मिलती है मिट्टी में। ठीक, अब आगे देखिए मिट्टी के प्रकार। तो मिट्टी के प्रकार बात करें दोस्तों तो बलुई मिट्टी हो गई। ठीक है, इसमें मिट्टी के बहुत बड़े बड़े कण तथा बालू की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी हो गई। ठीक है, देखिए मिट्टी के प्रकार यहाँ से देखिए मिट्टी के प्रकार में जैसे चिकनी मिट्टी। ठीक है, तो चिकनी मिट्टी, मिट्टी के कण छोटे तथा बालू की अधिक मात्रा इसमें होती है। ठीक, सिल्ट में मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी होती है, सिल्ट। लैटेराइट मिट्टी होती है। ठीक है, लाल मिट्टी का रंग आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। काली मिट्टी दोस्तों, इसी को रेगू कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है चेरनोजम भी जो है तो काली मिट्टी को कहते हैं। और चेरनोजम क्या है दोस्तों, ये रूसी भाषा का शब्द है। ठीक है, चेरनोजम रूसी भाषा का शब्द है। ठीक है, याद रखेंगे। दोमट मिट्टी हो गई। ठीक है, और ये पीली मिट्टी हो गई। ठीक, और आगे देखिए तो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ बहुत ही उपजाऊ होती है। और देखिए इसमें 2 पार्ट होता है, नई जलोढ़ को दोस्तों खादर कहेंगे, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पीली मिट्टी हो गई दोस्तों आपकी, पीली मिट्टी। अब मिट्टी के कार्य के बारे में बात करें दोस्तों, मिट्टी के क्या कार्य है तो देखिए पेड़ों को सहारा प्रदान करता है। ठीक है, उनके वृद्धि विकास में मदद करता है। ठीक है, पेड़ पौधे जो होते हैं जल तथा जो है पोषण जो है प्रदान करना पेड़ पौधों को। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों ये जो है हमने जो यहाँ तक कवर कर लिया। अब इसके आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम आपके जो है वायुमंडल के बारे में शुरू करेंगे, उसकी परतों के बारे में। ठीक है, उसमें उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे जो है चीजों को समाप्त कर देंगे। ठीक, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये चीजें जो है, आपको आज ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, आपको चीजें समझ में अच्छे से आई होंगी और आप लोग जो है इसको जो है 2-3 बार देखिएगा, नोट कीजिएगा चीजें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत से देखा है कि बहुत से टीचर जो है कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम के सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है।
ठीक, तो आप ऑथेंटिक सोर्स पढ़िए, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, और अब इस बार अगली जो वीडियो आएगी उसमें इतना दमदार कंटेंट है दोस्तों, इतना आपके किताब में दिया हुआ है कि अब मैं क्या ही बताऊं। आप लोग जब वीडियो आएगी देखिए, बहुत ही जबरदस्त, और मैंने इतना बढ़िया प्रयास किया है। ठीक है, आपको बहुत निश्चित यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके यूपी टेट सुपर टेट के एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।